हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राइट शेयर कर रहे हैं। राइट शेयर क्या होते हैं? जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो नए शेयर इशू करने से पहले कंपनी किसको राइट देती है कि पहले आप ले लो पुराने शेयर होल्डर को। जब पुराने शेयर होल्डर वो नए इशू ले लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट शेयर कहते हैं। इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक को इशू करे कि उनको करें, क्योंकि कंपनी के पास बस उतना ही अमाउंट आना है जितना कि पब्लिक से आना है, ठीक है। पर लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन है कि कंपनी क्या करे? राइट शेयर इशू करे, पहले ऑप्शन दे। ऐसा नहीं है कि पुराने शेयर होल्डर की कंपल्शन ही है कि वो ले ही लें। उसके बाद 3 ऑप्शन है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ राइट, कितना वैल्यू पड़ती है। जैसे राइट इशू प्रोसीजर क्या है? सेंड ए लेटर, सबसे पहले क्या प्रोसीजर है कि सेंड ए लेटर ऑफ द ऑफर अलोंग विद एन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि जब कंपनी किसके पास लेटर भेजती है, जब नई इशू करनी है तो उससे पहले किसको इशू करती है? पुराने शेयर होल्डर को क्या भेजती है? लेटर ऑफ ऑफर भेजती है, ठीक है। तो उसके साथ क्या देती है? एप्लीकेशन फॉर्म भी, जितने शेयर उसके बनते हैं उसके एप्लीकेशन फॉर्म भेजती है और लेटर ऑफ ऑफर में जिसमें डिटेल में बताती है कि नए शेयर हम इस रेट पर इशू करना चाहते हैं, आपका प्रोपोर्शनेट इतना बनता है, इस रेट पर आपको इशू किए जाएंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल लिखी होती है लेटर ऑफ ऑफर में, ठीक है। अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे नई कंपनी होती है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है। यदि आपको एक्सेप्ट है तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज दीजिए, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शनें दी होती हैं कि आपने अपने पास रखना है, आपने लेने हैं कि आपके फ्रेंड का लेना चाहता है या फिर आप नहीं लेना चाहते। 3 ऑप्शन होती है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एप्लीकेशन फॉर्म कितने में डिवाइड किए हैं? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी में डिवाइड किए गए हैं। फॉर्म ए में क्या है? जैसे 4 फॉर्म दे दिए हैं किसको? 4 फॉर्म हमने लेटर ऑफ ऑफर के साथ भेजे हैं। 4 फॉर्म भेजे हैं किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। फॉर्म ए, यदि वो कहता है कि हाँ मैंने शेयर लेने हैं, ठीक है, तो वो कह तो एक्सेप्टेंस ऑफ द राइट है ना, तो वो फॉर्म ए भरेगा और कंपनी को भेज देगा, ठीक है। फॉर्म बी किसके लिए होगा? जहाँ पर राइट शोल्डर टू रिनाउंस द राइट इन द फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी, जहाँ पर वो कहता है मैंने नहीं लेने हैं लेकिन मैं ये लिख के भेज रहा हूँ कि आप मेरे फ्रेंड को दे दीजिए, ठीक है। वो अपनी तरफ से अपने फ्रेंड का नाम, अपने रिश्तेदार का नाम भर कर भेज देता है कंपनी को इस फॉर्म में। वो कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म डी होता है। और फॉर्म सी किसके लिए होता है? फॉर द रिनाउंस, मतलब कि जो मेरा फ्रेंड है एप्लीकेशन फॉर्म वो भर के भेजेगा, ठीक है इसको। और फॉर्म डी क्या है? मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट मतलब क्या? जैसे कि बाई चांस मेरे पास वो मुझे दे रहे हैं 500 शेयर दे रहे हैं और मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे 500 शेयर का एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो मैं स्प्लिट फॉर्म आप मुझे भेजें, अलग अलग भेजिए। तो रिक्वेस्ट करते हैं मेरे, तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? फॉर्म डी भरना पड़ता है। तो एप्लीकेशन मस्ट रीच विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो कंपनी ने टाइम पीरियड दिया होगा ना कि आपने ये फॉर्म भर के भेजने हैं, उसी पीरियड के बीच में भेजने हैं। जैसे हमने कहा पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम डेज 15 और मैक्सिमम 30 डेज है, और प्राइवेट के केस में मिनिमम 7 दिन है और मैक्सिमम 15 दिन है। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो अलग दिन है। तो इसीलिए राइट शेयर के केस में यदि जो भी ये लेटर ऑफ ऑफर दिया गया है उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने इतने टाइम के, वो नोटिस होता है जो मैंने आपके सामने बोला ना, 15 दिन मिनिमम 30 दिन का नोटिस होता है, ठीक है। तो ये नोटिस, तो ये आप सभी ने अच्छा कर लेना कि क्या प्रोसीजर है राइट इशू प्रोसीजर। ये जितना भी तीनों वीडियो बनाई है राइट इशू पर, ये टोटल एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपके जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या निकालना है? हमने वैल्यूएशन ऑफ राइट निकालना है। कैसे निकालना है? ये न्यूमेरिकल है, बस आप प्रोसेस समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ राइट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। हमने सबसे पहले क्या निकालना है? जैसे हमने बोला ना कि जो शेयर होल्डर है उसके पुराने शेयर होल्डर की क्या देखनी है? पहले बैलेंस शीट में क्या देखनी है? और उसकी पेड अप कैपिटल क्या है? जो पेड अप कैपिटल है उसकी मार्केट वैल्यू देखनी है। जो पुराने शेयर होल्डर की क्या देखनी है? मार्केट वैल्यू देखनी है। एक शेयर की देख ली तो देख लेते उसका हिस्सा कितना बनता है। कैलकुलेट द प्राइस फॉर न्यू शेयर, ये तो एक तो ये पहला स्टेप हो गया, अली अलग से मार्केट वैल्यू कर ली। अब हमने देखना है कि कंपनी जो नए शेयर इशू करने जा रही है वो किस रेट पर कर रही है, वो रेट भी निकाल लिया। ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, ये हो गया न्यू शेयर। फिर दोनों को ऐड कर लिया 1 और 2 को। फिर एवरेज प्राइस कैसे निकाला है? जो भी ऐड करके दोनों का वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 15 रुपये आई या 12 रुपये आई, एवरेज निकाला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या मतलब? यहाँ बाई चांस 4000 शेयर थे, कंपनी ने जो नए शेयर इशू करी है वो 1000 है, टोटल शेयर कितने हो गए? 5000। तो यहाँ 5000 आ गया, ठीक है। तो एवरेज प्राइस आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो पहले था, है ना, माइनस एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर जो यहाँ से निकाला, तो ये क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ m माइनस एस डिवाइडेड बाई n+1। m v क्या हो गया?
वैल्यू ऑफ द राइट, एम क्या हो गया मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और एस क्या हो गया प्राइस ऑफर्ड फॉर राइट शेयर, एन क्या हो गया नंबर ऑफ द शेयर टू गेट वन राइट शेयर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। बैलेंस शीट हमने ऐसे ही आपके लिए बनाई है। ऐसे जब बाई चांस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पहले थे कंपनी की शेयर कैपिटल 7 लाख रुपया और बैंक में भी 7 लाख पड़ा था बिफोर राइट शेयर, है ना। अब कंपनी की नए पैसा चाहती है, कंपनी चाहती है मुझे 1 लाख और चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी पब्लिक पुराने शेयर होल्डर से पूछते हैं और पुराने शेयर होल्डर सारे राजी हो जाते हैं 1 लाख शेयर होने के लिए। मतलब जिस पर्सन के पास 7 शेयर हैं उसको कंपनी कितने ऑफर करती है 1, क्योंकि उसका प्रोपोर्शनेट क्या है, एक प्रोपोर्शन निकालना ना। अब कंपनी ने 1 लाख शेयर रुपए के शेयर बेचने हैं, पहले कितने बड़े 7, यदि किसी शेयर होल्डर के पास 14 शेयर हैं, ठीक है, तो उसको कितनी ऑफर की जाएगी 2। प्रोपोर्शन निकालना ना इसका, है ना। यदि किसी में ना 700 शेयर है, इसमें से किसी एक शेयर होल्डर के 700 शेयर है, ठीक है, तो उसको कितने शेयर दिए जाएंगे, अब नए शेयर उसको ना 1 लाख, तो उसको दिए जाएंगे 100 शेयर दिए जाएंगे। प्रोपोर्शन निकाल लेना आपने, ठीक है। तो जब कंपनी इशू करती है तो बैंक भी 1 लाख से बढ़ जाएगा और इधर न्यू शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल टोटल 8 लाख हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पब्लिक को भी इशू करते तब भी 1 लाख इधर बढ़ना था, 1 लाख बढ़ना था। राइट शेयर के केस में भी उतना ही होगा, मतलब कि नेटवर्थ कंपनी की वैसी ही रही, इधर भी टोटल एसेट्स वैसी ही रही। मतलब राइट शेयर का पब्लिक को इशू को कोई फ़र्क नहीं है, बस ये फ़र्क है यहाँ पर नाम में ही एक फ़र्क है कि हम सबसे पहले किससे पूछेंगे, जो हमने हमारे पुराने शेयर होल्डर उनसे पूछेंगे और उन्होंने यदि ले लिए हैं तो उसके इस वैल्यू में ही ऐड हो जाएंगे। इसमें थोड़ी हम बोलेंगे ये पुराने या नहीं है। एक बारी बस ये है कि उनको पहले क्या दे दिया, राइट दे दिया है, ताकि उनका कंपनी में पावर उतनी ही बनी रहे जितनी उनकी पहले थी, ठीक है। फिर भी एक हल्की सी रिवीजन, राइट शेयर क्या होते हैं, चलो कि जो हम कंपनी क्या करती है पुराने शेयर होल्डर को पहले पूछती है आपने लेने हैं, नहीं लेने तो अपने फ्रेंड का नाम लिख के भेज दीजिए, तो फॉर्म बी में आ गया। फॉर्म सी में जो फ्रेंड है वो फॉर्म भर के कंपनी को भेज देता है, ठीक है। और यदि आपने ठीक एक फिक्स टाइम पीरियड में आपने कंपनी को नहीं बताया तो आपके शेयर पब्लिक में इशू कर दिए जाएंगे। वो भी कंडीशनें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, जिस समय राइट शेयर इशू नहीं किए जाते, डायरेक्टली ही पब्लिक को इशू किए जाते हैं, वो हमने सेक्शन 62 में डिटेल में कर लिया। ये तीनों वीडियो आप अच्छे से सुन लीजिए, 2-3 बारी सुन लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा राइट शेयर क्या होते हैं। ये दोनों का ही टॉपिक है, जो आपका कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं उसका भी है और इसका भी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।